नमस्कार, बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामना नए साल की। नए साल का ये हमारा अपना प्रारंभिक एपिसोड में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री अरुण कुमार जी हैं। हम जानना चाहेंगे अरुण कुमार जी से कि पिछले दिनों तो जो जैसे हमारी सरकारें विकास कर रही हैं, उनको पूंजीवादी विकास क्या कहेंगे, कॉर्पोरेट पूंजीवाद है, लंपट पूंजीवाद है, पूंजीवाद का भी जो विकृत रूप है, वो हमारे सामने निकल कर के आ रहा है। न कोई कल कारखाने लग रहे हैं, अ, न कोई रोजगार मिल रहा है, ये न तो हमारे लोगों की, हमारे नागरिकों की आय बढ़ रही है। तो आने वाले दिनों में ये जो नया साल है, पिछला साल तो जो भी जैसे हुआ बीत गया, इसमें तमाम त्रासदियों से हम लोग गुजरे, लेकिन आने वाले साल में जो नया सूरज लेकर के हमारा नया साल आ रहा है, इसमें किस तरीके की अर्थव्यवस्था, यह भी उम्मीद की जा रही है कि कभी आने वाले दिनों में चुनाव हो सकता है, सत्ता परिवर्तन भी हो, तो आने वाले दिनों में कौन सी अर्थनीति है जो हमारे देश को विकास पथ पर और तीव्र विकास पथ पर आगे ले जा सकती है। अरुण कुमार जी, नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ अरुण कुमार जी। जी, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना और बाकी दर्शकों को भी नववर्ष की शुभकामना। सबसे पहले तो देखिए, अर्थव्यवस्था जो होती है वो अभी क्या चल रहा है उसके आधार पे अगले साल का हम सोच सकते हैं कि क्या होगा या होना चाहिए। तो इधर अर्थव्यवस्था में परेशानी का दौर है कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वो सही नहीं कर रहा है। उसमें हमारे किसान भाई हैं, उसमें हमारे जो कामगार लोग हैं, महिलाएं हैं, जो शिक्षित नौजवान युवक है जिसको काम नहीं मिल रहा है, जहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो ये जो कहा जाता है कि एक के शेप हमारा ग्रोथ है कि संघर्ष क्षेत्र से बढ़ रहा है और जो असंगठित क्षेत्र है उसमें गिरावट आ रही है, और असंगठित क्षेत्र से जो हमारी डिमांड है वो संगठित क्षेत्र में जा रही है, इसलिए संगठित क्षेत्र बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। वो 6-7% पे बढ़ रहा है, और सरकारी आंकड़े सिर्फ संगठित क्षेत्र के आंकड़ों पे आधारित होते हैं, तो उनको जो गिरावट है असंगठित क्षेत्र में वो दिख नहीं रही है। तो जैसे कि कृषि में भी गिरावट है, क्योंकि कृषि में भी अगर आप देखें तो पिछले साल सरकार ने कहा कि एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन उत्पादन हुआ, गेहूं का, चावल का, तो फिर दाम क्यों बढ़ रहे हैं? और उसके ऊपर भी जब दाम बढ़ने लगे तो उन्होंने उसका एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, फिर भी दाम बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे कृषि के आंकड़े भी सही नहीं है। तो इसने कुल मिला के हमारा जो अर्थव्यवस्था का बढ़त की दर है, सरकार कह रही है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मतलब दुनिया में सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। 7% का ग्रोथ, 7.2% का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है ये 1% के आसपास ही है, ये 7% के आसपास नहीं है। और ये स्थिति है नोटबंदी के बाद से, जब से असंगठित क्षेत्र को गहरा धक्का लगा। तो असंगठित क्षेत्र को धक्का लगा नोटबंदी से, फिर जीएसटी से, जो कि स्ट्रक्चरली सही नहीं है, और फिर एनबीएफसी क्राइसिस उसके अगले साल आया, फिर लॉकडाउन में जो असर पड़ा, और लॉकडाउन के बाद जो हमारा असंगठित क्षेत्र अभी तक पूरी तरह से उसके चपेट से बाहर नहीं निकल पाया है। वहां पे अभी भी गिरावट है, इसीलिए बेरोजगारी ज्यादा है, इसीलिए महिलाएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। तो कुल मिला के हमारे जो अर्थव्यवस्था है वो अभी 5वें पायदान पे नहीं आई है। सरकार तो प्रोपेगेंडा कर रही है कि वो 10वें 5वें पायदान पे आ गई है दुनिया में, और वो 3रे पायदान पे आ जाएगी। तो सरकार का प्रोपेगेंडा इतना जबरदस्त है कि वो लोगों को ये विश्वास दिला रही है कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है, अच्छे दिन आ गए हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, उनको लाभार्थी बनाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था में कुछ तो परेशानी है। कि सरकार ने खुद ही माना कि 80 करोड़ लोगों को अनाज देना जरूरी है, नहीं तो उनकी जो परेशानी बढ़ जाएगी। फिर जो हमारा ई श्रम पोर्टल है, जो जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई थी सरकार को कि आपको पता होना चाहिए कितने लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो उन्होंने ई श्रम पोर्टल बनाया। तो अभी प्रधानमंत्री ने कहा था कुछ समय पहले कि उसमें 30 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया है, और ये आंकड़े जो बताते हैं कि उसमें से 94% बताते हैं कि वो 10,000 रुपए से कम कमाते हैं। तो 10,000 रुपए में एक परिवार को चलाने का मतलब 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति, जो कि करीब करीब गरीबी की रेखा के आसपास ही है। तो इसका मतलब है गरीबी भी कम नहीं हुई। सरकार अपना ढिंढोरा पीटती है कि हमने गरीबी के 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे ले आए हैं, जिसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन बोला जाता है। लेकिन वो भी बात सही नहीं है, क्योंकि वो आंकड़े तो जो सरकार दिखा रही है वो 2020 के हैं,
जबकि सबको पता है कि उस समय सबकी आमदनी गिर गई थी, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, स्वास्थ्य की क्या दुविधा थी सबके उसमें कि जब कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, कहीं अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहा था, लोग मर जा रहे थे। तो ये जो कहा जा रहा है कि 13.5 करोड़ लोगों को हमने गरीबी की रेखा के नीचे कर दिया है, ये भी बात सही नहीं है। तो यानी कि सरकार कुल मिला के प्रोपेगेंडा बहुत कर रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था में परेशानी है, और इसीलिए ये जो परेशानी है अर्थव्यवस्था में, इसका समाधान ढूंढना बहुत जरूरी है। तो आने वाले समय में हमें करना ये होगा कि हमें जो असंगठित क्षेत्र है उसकी तरफ ध्यान देना। सरकार का ध्यान तो पूरी तरह केंद्रित है संगठित क्षेत्र पे, और वो भी संगठित क्षेत्र में जो बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, टाटाज हैं, इस तरह की जो बड़ी बड़ी इकाइयां हैं, जिनको वो कोशिश में है कि उनको वर्ल्ड क्लास बना दे। मतलब जैसे साउथ कोरिया में जो चाइबॉल्स हैं, जैसे कि सैमसंग है, एलजी है, ह्यूंडई है, इस तरह के बड़े बड़े वो हैं, तो वो वर्ल्ड क्लास हो गए हैं। तो ये भी यही कोशिश है। लेकिन वहां पर जो साउथ कोरिया के बड़े बड़े चाइबॉल्स हैं, बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की, वो टेक्नोलॉजी के आधार पर बढ़े हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो अडानी हैं, अंबानी हैं, टाटाज हैं, उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी का इजाद नहीं किया। उनको जो है सरकार ने सहूलियत से उनको एक्वायर करने दिया, कि जैसे एयरपोर्ट हैं, पोर्ट हैं, रोड है, कोयला है, पेट्रोलियम है, टेलीकॉम है, हवाई जहाज हैं, तो इस सब में उन्होंने एनेबल किया है कि ये लोग बड़े हो जाएं। तो इसलिए हमारे जो चाइबॉल्स हैं, हमारे जो कंग्लोमरेट हैं, वो क्रोनी कैपिटलिज्म के चलते हुए बड़े हुए हैं, जबकि साउथ कोरिया वाले जो चाइबॉल्स हैं वो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के और फिर सरकार की मदद से वो आगे बढ़े। तो हमारे यहाँ ये एक ट्विन स्ट्रैटेजी है सरकार की, एक तरफ ये बड़े बड़े कंग्लोमरेट हो जाए, दूसरी तरफ 80 करोड़ गरीब रहें, उनको लाभार्थी बना दिया जाए, जिससे कि हम इलेक्शन के पहले उनको कुछ ना कुछ देते रहें। कहीं गैस दे दिया, तो कहीं हमने साइकिल दे दिया, तो कहीं हमने लैपटॉप दे दिया, है ना, इस तरह की चीजें। तो यानी कि हम जो लोगों को एक तरह से रिश्वत दे रहे हैं कि हम आपको ये दे रहे हैं, आप हमारे वोट दीजिए। तो एक तरह से हम लोगों को कंगाल रख रहे हैं, जिससे कि उनको रिश्वत देके उनसे वोट ले लिया जाए। तो यानी कि जो एक धारणा है कि हमारे जो आम व्यक्ति है, जो संघर्ष क्षेत्र का व्यक्ति है, वो एकदम बिकाऊ है, यानी कि उसकी कोई डिग्निटी नहीं है, उसकी डिग्निटी पे प्रहार है कि हम उसको कुछ दे देंगे तो हमारे लिए वोट कर देगा। तो एक तरह से ये जो हमारा जो एक धारणा है वो बड़ी सिनिकल है कि हम अमीर को अमीर बनाते चले जाएं, गरीब को गरीब रखें और उसके हाथ में कुछ थमाते चले जाएं। लेकिन जितना थमाया जा रहा है गरीब के हाथ में, वो तो अपर्याप्त है। वो तो उसको गरीबी की रेखा के ऊपर या उसके आसपास ही रख रहा है। उसको कोई समृद्ध बनने में मदद नहीं मिल रही, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसके बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य का हो, खाने पीने का हो, उसकी तरफ तो ये बढ़त नहीं। तो ये समाधान नहीं है हमारी समस्या का। समाधान तो तब निकलेगा जब हम एक नई तरह की अपनी नीतियां अपनाएं। तो मैंने ये देखा है कि जो नोटबंदी से करीब 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ असंगठित क्षेत्र को। उसके बाद जीएसटी आया, तो जीएसटी से भी हर साल 10-12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है, क्योंकि जो बढ़त होनी चाहिए थी असंगठित क्षेत्र में, वो बढ़त ना होकर गिरावट आ गई है। तो इसलिए अगर आप देखें तो पिछले 7 साल में करीब जो असंगठित क्षेत्र है उसको 80 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, और लाभार्थी के तरह से उसको जो मिला वो हर साल 3-4 लाख करोड़ रुपए मिलता है। तो 3-4 लाख करोड़ 7 साल में करीब 25 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो मिला 25 लाख करोड़, लेकिन नुकसान हो गया उसका 80 लाख करोड़ का। तो जो हमारे असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं, जो किसान हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जो सरकार कर रही है वो तो जितना एक तरह से समझिए ऊंट के मुंह में जीरा है, जितना सरकार को करना चाहिए उनके लिए, उसके कंपैरिजन में तो वो बहुत कम है। तो अगर आप जैसे विकल्प की बात कर रहे हैं कि अगर सरकार बदलती है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सबको सोचना चाहिए कि सरकार अगर बदले तो क्या। तो सबसे पहले तो हमें अपने असंगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हमारा जो संगठित क्षेत्र है वो तो तेजी से बढ़ रहा है, वो वहां पे आमदनी ज्यादा है, वहां पे उनका प्रॉफिट बहुत है। असंगठित क्षेत्र में परेशानी है, तो असंगठित क्षेत्र की जब हम परेशानी की तरफ ध्यान देंगे तभी जाके अर्थव्यवस्था में समाधान निकलेगा। क्योंकि असंगठित क्षेत्र जो है उसमें 94% लोग काम करते हैं, संगठित क्षेत्र में 6% लोग काम करते हैं। तो हम 6% के जो लोग वहां पे काम करते हैं और जो अमीर लोग हैं, उनके आधार पे अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ अक्सर डिमांड कम हो जाती है। जब मांग कम हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ रेट है, जो उसकी बढ़त की दर है, वो भी कम हो जाती है। तो आपने देखा पैंडेमिक के पहले
यानी पैंडेमिक में तो असर हुआ ही हुआ, अर्थव्यवस्था गिरावट पे आई, लेकिन पैंडेमिक के पहले अगर आप देखें तो 2017-18 के क्वार्टर 4 में अर्थव्यवस्था का जो ऑफिशियल आंकड़ा था वो 8% का था और वो गिर के 3.1% रह गया 2019-20 के क्वार्टर 4 में, जो कि पैंडेमिक के पहले का क्वार्टर है। तो यानी कि ये पैंडेमिक के पहले ही गिरावट पे थी अर्थव्यवस्था, और ये तो संघर्ष क्षेत्र के आंकड़े हैं। अगर उसमें असंघर्ष क्षेत्र के आंकड़े जोड़ लें तो हमारी अर्थव्यवस्था तो जो रिसेशन में आ गई थी, मंदी में आ गई थी जो पैंडेमिक के पहले, और पैंडेमिक में वो मंदी और तेज हो गई थी। तो इसलिए जब भी हमारे यहाँ जब मांग कम होगी तो इंडस्ट्री भी काम नहीं कर पाएगी ढंग से। जब इंडस्ट्री काम ढंग से नहीं कर पाएगी तो उत्पादन कम होगा, और उत्पादन कम होने से लोगों की आमदनी कम हो जाएगी और लोग परेशानी में होंगे। तो अभी सरकार ने जो नीतियां अपनाई हैं उसमें चलते हुए वो अपना बात बार बार वही चीज बताते हैं, जबकि वो सच नहीं है ना। लोगों की स्थिति खराब हो रही है, अर्थव्यवस्था 1% के आसपास ही बढ़ रही है, ना कि 7% की रफ्तार से। तो अगर विकल्प की हमें बात करनी है तो हमें इस स्थिति से निकलना है। इस स्थिति से निकलने के लिए हमें असंगठित क्षेत्र में आमदनी बढ़ानी है। तो असंगठित क्षेत्र में आमदनी कैसे बढ़ेगी? उसके दो बड़े तबके हैं। एक तो कृषि है। कृषि में जहां पे कि करीब 11 करोड़ किसान हैं, उनमें से 85% जो किसान है वो छोटे या मझौले किसान है, जो 5 एकड़ से कम जमीन जोतते हैं। उनकी हालत खराब है, वहां पे जो परेशानी है, उनकी आमदनी कम है। फिर दूसरा हमारा जो माइक्रो सेक्टर है, जिसमें 6 करोड़ यूनिट्स हैं। 6 करोड़ में आम जो उसमें रोजगार मिलता है वो 1.7 व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। तो बहुत छोटी इकाइयां हैं वो, क्योंकि वो खुद या तो आदमी काम कर रहा है या एक और आदमी के उससे जो काम कर रहा है। तो वहां पे जो करीब करीब आप समझिए कि जो एमएसएमई का 97.5% रोजगार एमएसएमई का वहां मिलता है। तो जब वो जो परेशानी में रहेगा तो बहुत बड़ा तबका जब परेशानी में रहेगा, और जब उसमें परेशानी आएगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। और इसीलिए बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ी है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर को धक्का लगा और हमारे कृषक को जो धक्का लगा। तो ये तबके हैं, इनकी तरफ हमें ध्यान देना है। तो कृषक का हम कैसे आमदनी बढ़ाएं, उसके लिए हमको एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हर क्रॉप के लिए देना चाहिए। वो सिर्फ अभी 23 क्रॉप्स के लिए तो जो घोषित किया जाता है, लेकिन 3 में ही वो खासकर इम्प्लीमेंट होता है, बाकी 20 में इम्प्लीमेंट भी नहीं होता है। और हमारे यहाँ क्रॉप तो मुझे लगता है कम से कम 150-200 होंगी, तो सभी क्रॉप्स के लिए होना चाहिए। अब जो लोग इसके खिलाफ होते हैं वो कहते हैं कि हम सब कुछ नहीं जो सरकार जो बाजार से उठा सकती है। तो हमारे कहना है कि सरकार को सब कुछ उठाने की जरूरत ही नहीं है। जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस से दाम गिरेगा तभी जो उस क्रॉप को उठाने की जरूरत है, तभी उस उत्पाद को जो उठाने की जरूरत है। और क्योंकि आम जनता में वो खपत होगी, इसलिए वो थोड़ा बहुत ही 1-2% का ही होगा, और फिर बाकी आपको स्टॉक होल्डिंग के लिए 25 मिलियन टन चाहिए। तो इसलिए ये नहीं है कि आपको सारा का सारा जो उत्पादन है वो सब आपको जो उठाना पड़ेगा, उसके लिए 25-30 लाख करोड़ रुपए चाहिए। ये सब एक डराने वाली बात है। तो ये अगर आप करेंगे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सब जो क्रॉप्स का होगा, तो जो कृषक है उसकी आमदनी सही होगी। दूसरी चीज, जो कृषि में काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको एक लिविंग वेज होनी चाहिए, मिनिमम वेज नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉमिस किया है एक लिविंग वेज का। तो लिविंग वेज का मतलब कि खाने पीने की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, कपड़ों की, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों के अस्पताल या दवा का इंतजाम, ये सब सही होना चाहिए। तो हम अगर ये डिमांड करें कि लिविंग वेज होगी, तो लिविंग वेज जब होगी तो जो हमारे जो वर्कर हैं वो फिर खाना पीना ज्यादा कर पाएंगे, वो फिर डिमांड ज्यादा करेंगे। अभी आप देखिए हमारे देश में जो नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे आता है, उसमें बताया जाता है कि 30% महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं। तो कुपोषित होने का मतलब है कि उनके पास खाने पीने का पूरा साधन नहीं है। हालांकि 5 किलो राशन उनको मिलता है, फिर भी वो पूरा नहीं कर पाते। अगर उनकी आमदनी सही रहेगी तो वो जो अपना कुपोषण खत्म करेंगे। वो सिर्फ गेहूं और चावल नहीं खरीदेंगे, वो कुछ सब्जी फल वगैरह भी खरीद पाएंगे, जिससे कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो। तो जब ये डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप जो दाम है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए सरकार को बहुत ज्यादा इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। उसी तरह जो हमारे माइक्रो सेक्टर है उसमें भी तनख्वाह कम है, वहां पे रोजगार कम है, तो वहां पे भी अगर जो लिविंग वेज हम अश्योर करते हैं अपने वर्कर्स को, तो वहां से भी डिमांड बढ़ेगी। तो वर्कर और फार्मर का इंटरेस्ट एक है। अभी तो हमारा जो किसान है
वो समझता है कि मैं ज्यादा तनख्वाह दूंगा तो मेरे जो प्रॉफिट और कम हो जाएगा, मेरा जो मुनाफा है वो और कम हो जाएगा। लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि जब हमारा वर्कर ही ज्यादा खरीदेगा तो हमारे जो उपज है, हमारी जो पैदावार है, उसके दाम अपने आप ऊपर चढ़ जाएंगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अभी तो डिमांड कम है क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, लोग खरीद नहीं पाते हैं। तो जब वो खरीद पाएंगे तो अपने आप गेहूं, चावल, ये जो सारी जो उत्पाद हैं हमारे जो कृषि के, उन सब के दाम ऊपर जाएंगे। तो बिना मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांगे दाम जो ऊपर चढ़ जाएंगे, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर। और सरकार को ऐसा नहीं कि सब कुछ खरीदना पड़ेगा। फिर जो हमारे जो शहरों में माइक्रो सेक्टर चल रहा है, जो गांव में माइक्रो सेक्टर चल रहा है, उसकी परेशानी का हमें हल निकालना है। उसकी परेशानी का हल ये है, सबसे पहले तो जीएसटी को हमें बदल देना चाहिए, क्योंकि जीएसटी से बड़ी मार लगी जो हमारी माइक्रो इकाइयां हैं और जो छोटी इकाइयां हैं, क्योंकि वो उनको जीएसटी से बाहर रखा गया तो उनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। जब उनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता तो उनके दाम ज्यादा रहते हैं और संग्रहित क्षेत्र के दाम कम हो जाते हैं। तो उससे जो सारी की सारी डिमांड असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में जा रही है, इसीलिए संगठित क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। तो हमको कहना चाहिए कि जीएसटी एक लास्ट पॉइंट टैक्स होना चाहिए, सिर्फ अंतिम उस पे जो स्टेज पे उसको कलेक्ट करना चाहिए। अभी हम हर स्टेज पे कलेक्ट करते हैं, उसमें इनपुट क्रेडिट देते हैं, तो इनपुट क्रेडिट खत्म हो जाएगा और जो हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो सिंपल हो जाएगा। तो काले धन की अर्थव्यवस्था भी उससे कम हो जाएगी। तो उससे सरकार के पास साधन ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा जो रोजगार पे और ज्यादा शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे भी पैसा लगा सकती है। तो इसलिए जीएसटी को रिफॉर्म करना, उसको लास्ट पॉइंट टैक्स बनाना बहुत ही अहम है, नहीं तो हमारा सेक्टर उससे निकल नहीं पाएगा। तीसरी चीज जो हमारे जो माइक्रो सेक्टर के लिए जरूरी है कि उनकी परेशानी है क्रेडिट, यानी जो ऋण जो लेते हैं, उनकी परेशानी है कि वो मार्केटिंग, यानी जब बाजार में अपना सामान बेचना, और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। वो इतनी छोटी इकाइयां हैं कि वो मार्केटिंग में, फाइनेंस में और टेक्नोलॉजी में वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उनके कोऑपरेटिव बना देने चाहिए। जैसे कि अगर आप देखें तो तिरपुर है, वहां पे टेक्सटाइल है, या जैसे आगरा है वहां पे लेदर है, अलीगढ़ है तो वहां पे अगर ब्रास है, खुर्जा है तो वहां पे सिरेमिक्स हैं। तो इनके कोऑपरेटिव बना के, जब कोऑपरेटिव बन जाएंगे तो ये मार्केटिंग भी कर पाएंगे, इनको क्रेडिट भी अच्छी तरह मिलेगा, इनको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो इनके कोऑपरेटिव बनाना बहुत जरूरी है। जैसे कि किसानों के लिए फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाए, यहाँ पे भी कोऑपरेटिव बनाए जाए, जिससे कि ये अपना ये सब जो हल कर पाए समस्या, तब ये डायनेमिक हो जाएगा सेक्टर। अभी क्या है कि ये इनके टेक्नोलॉजी में कमजोरी होते हुए चीन से माल आ जाता है और जो इनके जो डिमांड जो खत्म हो जाती है। तो हम चीन से, अगर आप देखें तो अभी चीन से जो हमारा लटाई भी, पतंग भी, मांझा भी, गुलाल भी, पिचकारी भी, गणेश की मूर्ति, ये सब वहां से आ जाता है। तो जो हम उत्पादन कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये तो उत्पादन हो सकता है लेकिन वो सस्ते दामों में प्रोड्यूस करके चीन से हमारे भेज देते हैं, तो यहाँ पे जो मांग कम हो जाती है। तो इसलिए हमें अपने जो माइक्रो सेक्टर है, स्मॉल सेक्टर है, उसको मदद देना चाहिए। उसके लिए जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर में हमको माइक्रो को अलग कर देना चाहिए, स्मॉल और मीडियम को अलग कर देना चाहिए। अभी जितनी भी सरकार की स्कीम आती है एमएसएमई के लिए, उसमें मीडियम सेक्टर का फायदा उठा लेता है और वो माइक्रो सेक्टर तक फायदा नहीं पहुंचता है। तो हमें माइक्रो सेक्टर के लिए अलग से नीतियां, उसके लिए अलग एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि 6 करोड़ यूनिट्स हैं, स्मॉल और मीडियम तो 6 लाख हैं, और 97.5% एमएसएमई का माइक्रो में है। इसलिए माइक्रो को हमें सेपरेटली डील करना चाहिए और स्मॉल और मीडियम को अलग से डील करना चाहिए। तो ये होगा तो उससे बहुत असर पड़ेगा। फिर एक और चीज जो हमारे देश में जो एक परेशानी का वो सबब है, वो है काले धन की अर्थव्यवस्था। ये काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत तेज है। ये काले धन की अर्थव्यवस्था के चलते हुए हमारा जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो बहुत कम है। यानी डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, सब वेल्थ टैक्स तो समझिए खत्म ही है, स्टेट ड्यूटी खत्म है। तो अगर हम डायरेक्ट टैक्स से पैसा उठाएंगे तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स से पैसा नहीं उठाना पड़ेगा। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स कम कर देंगे तो उससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा और उससे हमारे जो माइक्रो सेक्टर उसको फायदा पहुंचेगा। और जब डायरेक्ट टैक्स से हम पैसा उठाएंगे तो अमीर के जो परचेजिंग पावर है वहां से हम ट्रांसफर करेंगे रोजगार पैदा करने में, उसके हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो जो लोग अभी रोजगार जिनके पास नहीं है उनको रोजगार मिलेगा। तो जैसे कि 15 से 29 साल के बच्चे जो हैं, आज उनको रोजगार की परेशानी है, जितने ज्यादा शिक्षित हैं उतना कम रोजगार है। तो वो रोजगार उनको मिल सकता है अगर हम रोजगार की स्कीम चलाएं। महिलाएं हैं, महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है, बीच में तो 17-18% था,
अब सरकारी आंकड़े कह रहे हैं 27-28% हो गया, पर 27-28% तो बहुत कम है, क्योंकि आप देखें तो बाकी देशों में वो 60-65% होता है। तो महिलाओं को भी रोजगार की जरूरत है। तो हम जो पैसा उठाएं जो काले धन की अर्थव्यवस्था को अंकुश लगा के, तो उससे हम जो अपना डायरेक्ट टैक्स जो बढ़ाएं और उसको हम जो रोजगार जब सृजन करने में लगाएं। अगर हम काले धन की अर्थव्यवस्था पे अंकुश लगा पाते हैं तो हमारे जो बजट का डेफिसिट है वो डेफिसिट खत्म हो जाएगा। तो अभी जैसे बजट में सेंटर का, स्टेट्स का, पब्लिक सेक्टर का मिला के 11-12% जीडीपी का डेफिसिट होता है। अगर काले धन की अर्थव्यवस्था पे अंकुश लगा तो हम 12-13% तो डायरेक्ट टैक्स को बढ़ा सकते हैं। तो सारा का सारा जो जो अभी ऋण लेना पड़ रहा है वो खत्म हो जाएगा। और ऋण जब हम जितना लेते हैं तो उतना उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उस पर ब्याज हमको पे करना पड़ता है। तो हमारे बजट में सबसे बड़ा आइटम कौन सा है? ब्याज का आइटम है, क्योंकि हमने पहले इतना ऋण ले रखा है, क्योंकि काले धन की अर्थव्यवस्था तेज थी तो हम उस पर ब्याज, तो एक हाथ से हम अमीर से पैसा लेते हैं, दूसरे हाथ से उसको ब्याज के तौर पे पकड़ा देते हैं। तो वो उससे परेशानी रहती है कि बजट उसमें डेफिसिट में चलता जाता है। और जो हमारे साधन होने चाहिए शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, वो साधन कम पड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें कम से कम 6% जीडीपी का शिक्षा पे डालना चाहिए, 3% कम से कम स्वास्थ्य पे डालना चाहिए। हमने कभी 3.8% ज्यादा शिक्षा पे नहीं डाला, पब्लिक एजुकेशन मेरा मतलब है। और उसी तरह हमने 1.3% से ज्यादा पब्लिक हेल्थ पे नहीं डाला। अगर ये काले धन की अर्थव्यवस्था पे अंकुश लग जाता है तो हम 6% जो शिक्षा पे डाल सकते हैं, 3% हम जो हेल्थ पे डाल सकते हैं, और रोजगार अपने आप पैदा होगा, क्योंकि शिक्षा में और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार बहुत पैदा होता है। वहां पे टीचरों की जरूरत पड़ती है, टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ती है तरह तरह से। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमको एक अर्बन गारंटी स्कीम शुरू कर देनी चाहिए, जैसे रूरल गारंटी स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट, अर्बन एम्प्लॉय। तो हम लोग 2012 से ये कह रहे हैं कि एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होनी चाहिए। तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होगी तो शिक्षित नौजवान शहरों में जो भटक रहे हैं, जो सारा दिन मोबाइल फोन पे लगा देते हैं, या वो 6-6 बार इम्तिहान ले रहे हैं और फिर भी उनकी भर्ती नहीं हो रही, तो उनमें एक हताशा और निराशा का जो दौर चल रहा है, तो ये सारा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपनी जो नीतियां हैं कृषि के प्रति, माइक्रो सेक्टर के प्रति, अपनी जो काले धन की अर्थव्यवस्था के प्रति, जो हमारी मैक्रो नीतियां हैं, हमारी बजट की नीतियां हैं, उनमें सब जो परिवर्तन करेंगे तो फिर एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था की तरफ हम चलेंगे। हाँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो चीज ये कहा जाता है कि माना जाता है मोटा मोटी की एक तरफ समाजवादी व्यवस्था है, एक तरफ पूंजीवादी व्यवस्था है। लेकिन यह जो सरकार है वो तो पूंजीवादी व्यवस्था में भी आगे उसके बढ़ गई। कारपोरेट कारपोरेट क्या है, तो भारत में मैक्सिमम रोजगार या मैक्सिमम जो अपना काम होता है अपने ये कृषि क्षेत्र में है। लेकिन कृषि क्षेत्र के भी विकास के लिए, समुन्नत उसके विकास के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है। जबकि कृषि क्षेत्र को भी कारपोरेट के हवाले ही करने के लिए ये बार बार दबाव दिया जा रहा है। तो ये जो कारपोरेट के हवाले ही अगर पूरा पूरा कृषि क्षेत्र आ जाएगा तब क्या स्थिति बनेगी हमारे देश की? देखिए, हमारे देश में जो किसानी है उसमें जैसे मैंने कहा 85-85% जो खेतिहर हैं वो तो छोटे हैं या बहुत ही छोटे हैं। तो उनकी समस्या क्या है कि उनको जो क्रेडिट नहीं मिलता, उनको जो टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास, वो मार्केटिंग नहीं कर पाते, वो जो ट्रेडर होता है उसके चंगुल में पड़े रहते हैं। तो उसको जो वाजिब दाम मिलना चाहिए वो वाजिब दाम नहीं मिलता है। इसी का बहाना करते हुए सरकार कह रही कि हम कॉर्पोरेट के हाथ में थमा देंगे, जिससे कि वो मंडी के बाहर भी खरीद सकते हैं। तो अभी जब वो ट्रेडर के जो चंगुल में पड़े हुए हैं तो कॉर्पोरेट के चंगुल में और ज्यादा फंस जाएंगे, क्योंकि फिर तो नए जो रूल्स बनाए गए थे, जो 3 फार्म लॉज के, 3 जो फार्म बिल में आए थे, तो उसमें तो आप उसके खिलाफ जो शिकायत भी नहीं कर सकते। और वो कॉर्पोरेट के पास तो बड़े बड़े वकील होते हैं, आप उनके कहाँ लड़ते रहेंगे कोर्ट कचहरी में। तो इसलिए जो कॉर्पोरेटाइजेशन है वो, जैसे मैंने कहा कि जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, सरकार की नीति है बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स, तो अडानी हैं, अंबानी हैं, वो इसमें फूड मार्केटिंग में जो घुसना चाह रहे हैं, वो बड़े बड़े स्टोर बना रहे हैं शहरों में, तो वो डायरेक्ट जो सेल कर लें सस्ते दाम पे और फिर जो बेच दें। तो इसलिए हमारी सरकार की नीति तो पूरी तरह ये है जिसको कहा जाता है कि कैपिटलिज्म की नीति है। और वो कैपिटलिज्म किस प्रकार का है? पूंजीवाद, जिसमें कि जो बड़ा है वो और बड़ा हो जाए। तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म भी है, क्योंकि क्रोनी कैपिटलिज्म के चलते हुए जो ये बड़े बड़े पूंजीपति चाहते हैं वो आप करने को तैयार हैं, जो आम जब बिजनेसमैन है वो नहीं। तो इसका असर ये है
कि हमारे यहाँ जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वो भी देश छोड़ के जा रहे हैं। मतलब जो गरीब नौजवान है वो तो छोड़ के जा रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है, वो अमेरिका जा रहा है, वो कनाडा जा रहा है। लेकिन जो अति रिच हैं, जो मतलब 200-500 करोड़ की संपत्ति वाले हैं, वो तक छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे खतरा है कि जब उनका जो कंपनी है उसको कहीं अडानी के हाथ ना थमा दिया जाए, अंबानी के हाथ ना थमा दिया जाए, या किसी और जो बड़े उद्योगपति के हाथ ना थमा दिया जाए। तो इसलिए हमारी जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो खराब हो गई। दूसरी बात यह है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल उसको बोलते हैं, ये तो एक तो पूंजी है हमारे जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, दूसरे हैं जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं। जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है उनका भी जो वर्चस्व देश में बहुत बढ़ गया है सन 91 के बाद। और वो जो नीतियां हैं वो चाहते हैं कि नीतियां उनके मुताबिक हों। तो जैसे डिजिटाइजेशन है ना, तो ये कहा जा रहा है कि इकोनॉमी को फॉर्मलाइज कर दो, डिजिटाइज कर दो। तो फॉर्मलाइजेशन और डिजिटाइजेशन में फायदा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़ी बड़ी इकाइयों को। तो जो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल है वो दबाव डालता है भारत सरकार पे, आईएमएफ के जरिए से, वर्ल्ड बैंक के जरिए से, एडीबी के जरिए से। ये जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं वो उनके जो हित को रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो चाहती हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था खुली रहे। तो आप देखिए खुलने का क्या मतलब है कि हम $2.5 लाख हर साल अमीर लोगों को अलाउ कर देते हैं कि वो देश से बाहर निकाल लें। यानी $1.25 करोड़ रुपया तो वो वैसे ही निकाल सकते हैं देश के बाहर बिना कुछ उसके। तो वो अपना जो देश से कैपिटल निकाल के बाहर कर रहे हैं। तो एक तो काले धन की अर्थव्यवस्था से तो पैसा जाता ही था, लेकिन अब तो सफेद अर्थव्यवस्था से भी आप पैसा निकाल रहे हैं। और फिर जब आप पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, हम तो पिछले 10 साल से पैसा निकाल रहे थे, इसलिए अभी हमारा जब 50 करोड़ रुपया बाहर पड़ा है या 20 करोड़ रुपया बाहर पड़ा है। तो जब अर्थव्यवस्था में परेशानी है, जब हमारे पास कैपिटल की कमी है, हम कृषि में कैपिटल नहीं लगा पा रहे, हम माइक्रो सेक्टर को मदद नहीं कर पा रहे, तो ये अमीर लोगों को कैपिटल क्यों निकालने की जो सुविधा दी जा रही है। तो ये हमारी जो नीतियां हैं ये आज इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल चला रहा है। इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल अपने मकसद से चलाता है। इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल के साथ हमारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी वही चाहते हैं जो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल चाहता है। तो हमारी जो सॉवरेनिटी है वो एक तरह से कर्व हो गई है। सॉवरेनिटी को जब तक हम रिगेन नहीं करेंगे तब तक हम अपनी नीतियां अपने गरीब आदमी और अपने जब माइक्रो सेक्टर वाले और कृषि के हक में नहीं चला पाएंगे। तो इसलिए ऐसी सरकार चाहिए जो कि किसी जो इंटरनेशनल एजेंसी के दबाव में ना काम करे, जो अमेरिका के दबाव में ना काम करे, जो मल्टीनेशनल्स के दबाव में ना काम करे। तो इसलिए जब जनता जागरूक होगी तभी ये होगा, क्योंकि अभी तो वो बेवकूफ बना देते हैं। अभी तो सरकार कह रही नहीं, हमने तो सब कुछ अच्छा कर दिया, हमारा तो ग्रोथ अच्छा है, हमारी तो अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है ना, जबकि वो अच्छा नहीं चल रहा है। और जबकि हमारी नीतियां उनके हक में चल रही हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल के हक में चल रही हैं। तो इसलिए जनता को जागरूक, जनता को पता हम बताएं कि क्या क्या परेशानियां हैं, क्यों परेशानियां हैं, और उसका समाधान निकालने के लिए जब जनता खड़ी होगी तो जो नई सरकार भी आएगी वो फिर नहीं करेगी जो अभी की सरकार कर रही है। क्योंकि अभी तो आप देखिए जो भी सरकार आ रही है वो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल के चंगुल में रहती है। तो उससे बचने का एक ही तरीका है कि लोग जागरूक होके ऐसी नीतियों के खिलाफत करें। वो कहें कि भाई आप डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो करो, नॉट डेवलपमेंट फ्रॉम अबव। जो नीति है वो डेवलपमेंट फ्रॉम अबव है कि पहले ऊपर का तबका जो डेवलप कर जाएगा तो वो रिस्क के नीचे चला जाएगा। ऐसा हुआ नहीं है पिछले 70 साल से। तो इसलिए अब हमें कहना है कि हमें डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो चाहिए। जो गांधी ने कहा था कि गांव से ऊपर हमें उठना है, जो नीचे का लोग हैं, जो माइक्रो सेक्टर है, जो कृषक है, जो वर्कर है, तो इसमें कृषक और वर्कर और महिलाएं और यूथ, इनको मिलकर जो चलना पड़ेगा। जब ये लोग साथ हो जाएंगे तो सरकार पे दबाव पड़ेगा, जो भी सरकार आएगी वो नीति वही अपनाएगी जो देश के हित में होगी, ना कि इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल के हक में होगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जो मौजूदा नीति है वह तो आत्मनिर्भरता से ऊपर पराश्रित कर देने की नीति है, चंद कारपोरेट के आधिपत्य में पूरे देश को सौंप देने की नीति है, और ये कहीं न कहीं से आत्मघाती है। और इसके आत्मघात का ही परिणाम है कि हमारे यहाँ मेधा का पलायन हो रहा है, श्रम का पलायन हो रहा है, देश से बाहर लोग जा रहे हैं। जब हमारे देश के विकास में काम आने वाली पूंजी हो, चाहे मेधा हो या श्रम शक्ति हो, जब हमारे देश में काम करेगी तब तो हमारा विकास होगा। लेकिन जब उनको यहाँ पर्याप्त अवसर नहीं मिलेगा तो वो तो अपने अवसर की तलाश करेंगे। और ये होता है कि ये पलायन हो रहा है, और यह पलायन आज की तारीख की सबसे बड़ी समस्या है। और आने वाले दिनों में अपने इस साल हम उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग आएंगे
वो वैकल्पिक अर्थव्यवस्था की तरफ, अभी फिलहाल जो मौजूदा कारपोरेट पूंजीवाद की व्यवस्था है, लंपट पूंजीवाद की व्यवस्था है, इससे अलग हट करके आत्मनिर्भर इकाई की ओर, जो हमारे देश के लिए गांधी ने जो सपना दिया था, लोहिया ने जो सपना दिया था, वो था अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हमको लाइन बनाना पड़ेगा और उसके लिए जनता को भी जागृत करना पड़ेगा। लेकिन जन चेतना बनाने का काम तो कौन करेगा? हम सारे लोग करेंगे। सरकार तो करने से रही, सरकार तो जिस व्यवस्था की पोषण कर रही है उसी के पक्ष में दलीलें देती है, फले होता है सब गड्ढम गड्ढ हो जाता है। तो आज के दिन आपका सर बहुत बहुत आभार। नए साल की अपने देश को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा जिससे हमारे देश का विकास सुनियोजित तरीके से, सुनिश्चित तरीके से आगे की तरफ बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार फिर नए साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।